हेलो एवरीवन, लास्ट डे हमने चैप्टर 10 उसका ह्यूमन आई का डायग्राम स्ट्रक्चर स्टडी किया था। आज हम प्रिज्म का स्टडी करेंगे कि मतलब प्रिज्म से कैसे लाइट ट्रांसफर होती है। ओके, नाउ हमने कल पूरा सब कुछ स्टडी कर लिया था। ह्यूमन आई के बारे में स्टडी कर लिया था, उसके डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये हमने किया था, प्रेसबायोपिया, और ये इसका कैसे हम करेक्ट करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, सारे डिफेक्ट्स हमने कल कर लिए थे। आज हम करेंगे हमारे जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कि एक प्रिज्म से किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो इसके अंदर बेसिकली द टर्म इज रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन अ लाइट कम फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट एंड व्हेन इट पासेस थ्रू अ मिरर, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि कोई लाइट जब आ रही है वो किसी मीडियम से पास आउट हो रही है तो इट विल चेंजेस डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। तो दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट अ प्रिज्म, कि प्रिज्म कैसा होता है। नाउ इट हैज टू ट्रायंगुलर बेसेस। प्रिज्म में क्या होती है, टू ट्रायंगुलर बेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रिज्म, तो इन अ प्रिज्म टू ट्रायंगुलर बेसेस क्या प्रेजेंट होती है, टू ट्रायंगुलर बेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस एक प्रिज्म में प्रेजेंट होती है। नाउ these surfaces are inclined to each other, ये सभी एक दूसरे के अटैच रहती है, सभी एक दूसरे से। The angle between its two lateral faces is called the angle of prism. The first term is angle of prism. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन टू लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो दिस इज the one lateral surface and this is the another lateral surface। तो वन और टू लेटरल सरफेस के बीच में जो एंगल डिराइव हो रहा है, दिस इज अ एंगल ए, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो द एंगल विच इज मेड फ्रॉम टू लेटरल सरफेसेस, दिस इज द लेटरल सरफेस 1 and 2, और इनके बीच में जो एंगल डिराइव हो रहा है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। आफ्टर दैट दिस इज द वन एंगल एंड दिस इज द इंसिडेंट रे, जो ये सनलाइट आ रही है, दिस इज अ इंसिडेंट रे। आफ्टर दैट ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या हो रही है, यहां से क्या हो रही है, ये इमर्ज हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, तो दिस इज अ इमर्जेंट रे। ओके, तो टू रेज हो गई, दिस इज द इंसिडेंट रे, सेकेंड इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द इमर्जेंट रे। ओके, नाउ द फर्स्ट, दिस इज अ नॉर्मल, ये क्या हमारा नॉर्मल। ओके, द एंगल विच इज मेड फ्रॉम द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, दिस इज नोन एज द एंगल आई। एंगल आई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बन रहा है, दिस इज एंगल आई। और आफ्टर दैट द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे को हम किसे डिनोट करते हैं, ई से, तो द एंगल ई, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ई, विच इज शो द एंगल विच इज प्रेजेंट बिटवीन द नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है, दिस इज नोन एज द एंगल T. Okay, now the one more angle, this is a angle of deviation, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। Okay, the most important angle of deviation which is denoted by the capital D। अब इसके अंदर क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है जो सनलाइट है। आफ्टर दैट ये जब यहाँ पे प्रिज्म पे आती है तो यहाँ से ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। बट अगर हम इस इंसिडेंट रे को बैक साइड
साइड में और बढ़ा रहे हैं तो ये इसी तरह जाएगी। ओके, बैक साइड में हमने क्या बढ़ाया, इसको इंसिडेंट रे को हमने बैक साइड में और बढ़ाया, तो ये इस तरह से जानी चाहिए। बट रिफ्रैक्शन की वजह से ये अपनी क्या कर लेती है, डायरेक्शन चेंज कर लेती है। अब अगर ये जो इमर्जेंट रे है इसको भी अगर हम बैक साइड में इस तरीके से बढ़ाते हैं तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। कि कहां बन रहा है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे जिसको हमने बैक साइड में और बढ़ाया है, एंड दिस इज द इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे दोनों के बीच की जो एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। अभी हमने देख लिया कि कैसे प्रिज्म होता है और उसके अंदर सारे एंगल्स हमने स्टडी कर लिए। नाउ द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्जन व्हाइट लाइट मतलब व्हाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म से पास आउट होती है तो इट कन्वर्ट इनटू अ 7 कलर्स। ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, 7 कलर्स में। तो दिस इज द व्हाइट बीम, ये व्हाइट लाइट है। ओके, एंड दिस इज अ प्रिज्म, ये क्या हमारा प्रिज्म है। और आफ्टर दैट जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये कितने 7 रेनबो कलर्स में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। दिस इज अ 7 रेनबो कलर्स। यहाँ पर दिस डी फॉर द रेड कलर, यहाँ पे ये वाला जो है ये रेड कलर के लिए है और ये वाला डी वायलेट कलर के लिए। मतलब जब सनलाइट किसी एंगल से किसी प्रिज्म से पास आउट होती है तो जो रेड कलर है वो कम बैंड होता है और जो वायलेट कलर है वो क्या होता है, ज्यादा बैंड हो जाता है। तो जो एंगल बनता है रेड कलर का एंगल तो कम बनेगा और जो वायलेट कलर का एंगल है वो क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, क्योंकि वायलेट कलर क्या हुआ है, ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, ज्यादा बैंड हुआ है, और रेड कलर क्या है, कम बैंड है। तो ड्यू टू द वेवलेंथ ऑफ रेड एंड वायलेट कलर, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है इसलिए वो कम बैंड होता है, और वायलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है इसलिए वो ज्यादा बैंड होता है। और सबसे लास्ट में ही आता है वायलेट कलर। ये जो बी है, दिस इज शो फॉर वायलेट कलर एंड दिस आर शो फॉर रेड कलर। तो स्टार्टिंग में कौन सा होता है, रेड होता है, और लास्ट में कौन सा कलर होता है, वायलेट कलर होता है। इंक्लाइंड रिफ्रैक्शन सरफेस ऑफ ग्लास प्रिज्म। सो अब ये जो था ये हमारा ग्लास प्रिज्म से रिफ्लेक्शन था, डिस्पर्जन था। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स। तो जो स्प्लिटिंग है इसके अंदर क्या है, द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो बीम है लाइट बीम, अब ये किसमें 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गई है। दिस इज द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, कि क्या हो गई है, 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गई है। ओके, नाउ तो ये जो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो रही है, दिस इज नोन एज द स्पेक्ट्रम। इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। तो द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम एज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। और उसे हम किससे डिनोट करते हैं, विब्ग्योर। उसे हम किससे डिनोट करते हैं, विब्ग्योर। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज एंड R फॉर रेड, जो हमारे 7 कलर्स हैं। नाउ द नेक्स्ट, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू components color is called dispersion. Now what is the definition of dispersion? अब हमने जो पढ़ा dispersion of light, तो इसकी क्या definition है, the splitting of light into its component colors is called dispersion। कि जो लाइट है वो किस में डिस्पर्स हो रही है, 7 कलर्स में डिस्पर्स हो रही है। तो दिस इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कि जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है इनटू इट्स कंपोनेंट्स, कि जो लाइट डिस्पर्स हो रही है किसमें, इसके कंपोनेंट्स में। जो एक लाइट सनलाइट है वो किसमें डिवाइड हो रही है, 7 कलर्स में। तो दीज आर द 7 कलर्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ सनलाइट, कि जो एक लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो वो कितने में कन्वर्ट हो रही है, 7 में। तो
The splitting of light into its component color is called dispersion. Now, the next. The different component color of light bends at different angle with respect to incident angle. The red light bend the least white, the violet bends most. कि क्या है कि जो different component color of light bends different angle. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि different colors हैं, वो सब different बैंड होंगे. violet कलर ज्यादा बैंड होता है और रेड कलर कम बैंड होता है. तो जो रेड लाइट है वो लीस्ट बैंड होती है, वाइल जो वॉयलेट कलर है वो ज्यादा बैंड होता है. क्यों? क्योंकि उसकी जो बैंड्स है डिफरेंट वेवलेंथ होती है, इसलिए वो डिफरेंट बैंड होते हैं. नाउ द नेक्स्ट. Isaac Newton, he was the first who obtained spectrum of sunlight by using glass prism. जो आइजैक न्यूटन थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म. स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट गेन करी थी बाय द यूजिंग ऑफ ग्लास प्रिज्म. ग्लास प्रिज्म की हेल्प से उन्होंने स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट क्या करी थी, व्हाइट लाइट की स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट गेन किया था. He tried to split the spectrum of white light more by using another similar prism, but he could not get any more color. उन्होंने क्या सोचा कि जब एक व्हाइट लाइट है उसको अगर हम एक प्रिज्म से पास आउट करते हैं तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है. तो क्या वो 7 कलर्स वाली जो लाइट है उसको हम वापस अगर प्रिज्म से पास आउट करेंगे तो क्या ये और डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट होगी क्या? उन्होंने ऐसा सोचा था कि मतलब अगर जैसे हमने एक व्हाइट लाइट है डिस्पर्स हो गई 7 कलर्स में आ गए, अब वही 7 कलर्स क्या वापस और कलर्स में डिस्पर्स होंगे कि नहीं? तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. इस तरीके से 2 प्रिज्म अरेंज किए थे. ओके, एक स्ट्रेट एंड एक इनवर्ट. ओके, यहाँ पे उन्होंने एक प्रिज्म लगाया स्ट्रेट इन पोजीशन में, एकदम सीधा लगाया था, और उन्होंने सेकंड प्रिज्म क्या लगाया था, इनवर्ट पोजीशन में लगाया था. तो यहाँ से जैसे उन्होंने व्हाइट लाइट पास करी, जब उन्होंने व्हाइट लाइट पास करी तो ये डिस्पर्स हो गई 7 कलर्स में, डिस्पर्स हो गई 7 कलर्स में. आफ्टर दैट ये जो 7 कलर्स है ये वापस उन्होंने एक अनादर प्रिज्म से क्या किए, पास आउट किए. तो जब उन्होंने वो 7 कलर्स वापस अनादर प्रिज्म से पास आउट किए तो वो 7 कलर्स वापस किसमें कन्वर्ट हो गए, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए. तो उनकी जो थिंकिंग थी कि क्या ये जो 7 कलर्स हम पास आउट करेंगे इस प्रिज्म के थ्रू तो ये अनादर और दूसरे कलर्स में डिस्पर्स होंगे या नहीं. तो उनका ये जो थी वो रॉन्ग हो गई. ये जो 7 कलर्स है वापस प्रिज्म से डिस्पर्स होने के बाद कहाँ पे हो गए, एक उन्होंने व्हाइट लाइट में क्या हो गए, कंबाइंड हो गए. ओके, तो जो व्हाइट लाइट है वो प्रिज्म से पास आउट करेंगे तो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गई, और वो 7 कलर्स वाली लाइट अगर हम वापस प्रिज्म से पास आउट करते हैं तो वो एक लाइट के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. He repeated the experiment using second prism in non-invert position with respect to the first prism. Allow all the colors of spectrum to pass through second prism. He found white light emerge on the other side of second prism. कि उन्होंने वापस क्या देखी, second prism में उन्हें क्या मिली, white light ही मिली. He conclude that sun is made up of 7 visible colors with yaw. उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो सन है वो किससे सनलाइट किससे मिलकर बनी है, 7 कलर से मिलकर बनी है. Now the next is rainbow. It is the spectrum of sunlight in nature. It is formed due to the dispersion of sunlight by the tiny water droplets present in atmosphere. जो tiny water droplets है, रेनबो कैसे बनता है, रेनबो जो सनलाइट है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उनके थ्रू क्या बनता है, रेनबो बनता है. बट उसमें कुछ और इंक्लूड होता है कि कैसे बनेगा रेनबो.
तो उसका ऑब्जर्व ये कि वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक प्रिज्म। जो वाटर ड्रॉपलेट है, सनलाइट आ रही है, रेनबो जब बनता है उस समय जो हल्की बारिश जो होती है तो उस समय जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो वर्क करती है लाइक एक्ट एज अ प्रिज्म। वो कैसे वर्क करती है? एक प्रिज्म की जैसे वर्क करती है। It refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally, internal reflection, and finally refract it again. When it emerges out of the water droplet, a rainbow is always formed in a direction opposite to that of sun. Due dispersion and different colors reaches due dispersion and internal reflection of light, different colors reaches to observe eyes. Red color appear on top and violet at bottom of a rainbow. Okay, now अब इसके अंदर क्या है कि दिस इज अ वाटर ड्रॉपलेट। ये क्या हमारी वाटर ड्रॉपलेट है। अब इसमें क्या क्या हो रहा है कि हमने देखा कि वाटर ड्रॉपलेट कैसे वर्क करिए लाइक एज अ प्रिज्म। वाटर ड्रॉपलेट कैसे वर्क करिए लाइक एज अ प्रिज्म। तो जैसे ही ये सनलाइट आई, सनलाइट आने के बाद ये सनलाइट, ये वाटर ड्रॉपलेट है, इससे यहाँ पर क्या हुई है? रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो ये बी पॉइंट यहाँ पर जाके ये क्या हुई? ये बी पॉइंट पे जाके क्या हुई है? यहां से रिफ्लेक्ट हुई, यहां पे आके अटैच हुई। ठीक है, यहां से जैसे ये प्रिज्म है यहां से रिफ्लेक्ट होके ये यहां पर आ गई बी पॉइंट पे। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट की इस सरफेस में से कैसे वर्क किया? लाइक एज अ प्रिज्म। तो ये कौन सा है? फर्स्ट सरफेस ऑफ अ प्रिज्म। ठीक है, आफ्टर दैट ये यहां से क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई। अब इसे रिफ्लेक्ट होके बाहर की तरफ जाना चाहिए था कि जैसे हमने प्रिज्म में क्या देखा था? हमने प्रिज्म में क्या देखा था कि ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके ये इमर्ज हो गई थी। ठीक है, ये बन गई थी इमर्जेंट रे। बट वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या हुआ? ये सनलाइट आई, सनलाइट के बाद ये यहां से ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके ये इमर्ज नहीं हुई, इसमें वापस क्या हो गया? इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अगर वो वेवलेंथ यहां पर क्या हो गया? इंटरनल एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट से अगर वेवलेंथ कम होती है तो वो क्या हो जाता है? वापस क्या हो जाता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो इस पॉइंट पे जब लाइट आई तो इस पॉइंट पे जैसे लाइट आई तो ये वापस क्या हो गई? इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो रे थी वो यहां से इमर्ज होने की बजाय अब वो इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू कहां से इमर्ज हुई? इस वाले डायरेक्शन से क्या हुई? वो इमर्ज हुई है। और यहाँ पे कोई पर्सन है तो उनसे यहाँ पे क्या दिखेगा? रेनबो दिखेगा। तो दिस इज द जस्ट ऑपोजिट ऑफ द सनलाइट। तो सनलाइट आ रही है यहाँ से और रेनबो फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो इट मीन्स कि जो रेनबो फॉर्म होता है वो जस्ट अपोजिट होता है सनलाइट के। क्लियर? और इसमें क्या हो जाता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ड्यू टू द इंटरनल रिफ्लेक्शन अब वो इमर्ज लाइट यहाँ आ गई। और जो स्टार्टिंग होती है, एक होता है हमारा रेड कलर और एक होता है हमारा वॉयलेट कलर। At A is reflection and dispersion take place and B it internal refraction take place. A तो क्या है हमारा? डिस्पर्जन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्जन हो गया। और बी में क्या हो रहा है? इंटरनल रिफ्लेक्शन। बी में क्या हुआ? इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड सी रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन टेक्स प्लेस। और सी पॉइंट पे आके सी में क्या हो गया? इमर्जेंट रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन दोनों कहां पर आ गए? सी पॉइंट पे। तो लाइक दिस जो रेनबो फॉर्म होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। Now the next is atmospheric refraction. Atmospheric refraction it means कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कहां से हो रहा है? एटमॉस्फेयर से। तो दिस इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसे हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ अपरेंट स्टार्ट पोजीशन
It is due to the atmospheric refraction of starlight. The temperature and density of different layer of atmosphere keeps varying. Hence, we have different medium. Distant star act as point source of light. When the starlight enter the Earth's atmosphere, it undergoes refraction continuously. Due to changing refraction index from rare denser, it bend towards the normal. कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स है उनके थ्रू क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो इसमें ये क्या होगा कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है कंटिन्यू चेंजिंग, जैसे ही वो चेंज होगी वन मीडियम टू अनदर मीडियम वो चेंज होगी, तो वो उसका क्या होगा, वो अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल की साइड में क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी. किस साइड में बैंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल. Due to this, apparent position of the star is different from actual position. तो इसकी वजह से जो स्टार्स की जो हमें एक्चुअल पोजीशन है वो नहीं लगती, वो एक्चुअल पोजीशन हमें नहीं लगती है. स्टार कैसे लगते हैं, ट्विंकल करते हुए स्टार्स लगते हैं. तो स्टार्स अपीयर हायर एज एक्चुअल पोजीशन. जो स्टार्स है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर लगते हैं. क्यों, क्या हुआ कि यहाँ पे स्टार है, ये एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन हुआ, तो इसकी वजह से ये हमें उसकी पोजीशन से उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई. तो उसकी वजह से वो हमें क्या लगते हैं, हायर पोजीशन पर लगते हैं. अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार इन एटमॉस्फेयर लेयर. कि जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक लेयर स्टार्स की जो रे आ रही है, स्टार से जो लाइट आ रही है वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है उसकी वजह से वो क्या होती जा रही है, रिफ्लेक्ट होती जा रही है. और उस वजह से स्टार्स हमें कैसे लगते हैं, ट्विंकल करते हुए लगते हैं. नाउ नेक्स्ट, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. की जो स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं वो यही फिनोमिना है. इट इज ऑल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन. स्टार्स का ट्विंकलिंग करना भी किसकी वजह से है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन. डिस्टेंस, जो हमारी ये डिस्टेंस स्टार एक्ट लाइक, कि जो ये जो डिस्टेंस होती है, स्टार एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. कि किसके थ्रू हो रही है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. एज द बीम ऑफ starlight keeps deviating from its path, the apparent position of star keeps on changing because physical condition of Earth's atmosphere is not stationary. कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो स्टार्स, जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर जितने भी है, ये यहाँ से स्टार से लाइट आई, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ से चेंज हो गई, फिर इस एटमॉस्फेयर पे आएगी तो यहाँ से भी वो क्या हो जाएगी, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. तो ड्यू टू द एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन स्टार हमें कैसे लगेंगे, ट्विंकल करते हुए लगेंगे. तो जैसे ही स्टार से जो लाइट आई वो रिफ्लेक्ट हुई, एक एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हुई, सेकेंड एटमॉस्फेयर से फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो वो बैंड होती होती कहाँ किस तरफ मूव करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल. और उसके बाद वो स्टार्स हमें कैसे लगते हैं, ट्विंकल करते हुए. Hence the amount of light enter our eyes fluctuate, sometime bright and sometime faint. कि जो लाइट है वो हमें ऐसी कभी ब्राइट कभी फेंट, कि कभी बहुत तेज कभी बहुत कम, इस तरीके से शो होती रहती है. नाउ द नेक्स्ट, वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल. कि जो प्लैनेट है वो क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, व्हाट इज द रीजन, कि प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं कर रहे. प्लैनेट आर क्लोजर टू अर्थ आर सीन एज एक्सटेंट सोर्स ऑफ लाइट, collection of the large number of point-sized sources of light. Therefore, the total amount of light entering our eyes from all individual point sources will nullify the twinkling stars. कि मतलब जो planets है वो क्या है, पास में होते हैं और वो साइज में कैसे हैं, बड़े हैं, तो वो
सन से जो पास आउट जो हो रहे हैं स्टार्स, जो प्लैनेट से जो लाइट पास आउट हो रही है, वो क्या होती है कि वो उसके इंडिविजुअल पॉइंट सोर्सेज में, जो इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स है, तो उससे क्या होती है कि वो डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए वो हमें जो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमें इतना प्रॉपर वे में नहीं दिखता। तो वो क्या हो जाता है, जो उनकी जो डिस्टेंस है वो ट्विंकलिंग है वो नल हो जाती है, कि मतलब उससे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। बिकॉज ऑफ दिस सन इज विजिबल अबाउट 2 minutes अर्लियर देन द एक्चुअल सनराइज, कि इस फिनोमिना की वजह से ही सन हमें बिफोर 2 minutes अर्लियर हमें राइजेस होता हुआ दिखता है। नाउ द नेक्स्ट, ये देखो अबाउट 2 minutes अर्लियर, कि इसके अंदर क्या है, अबाउट 2 minutes आफ्टर एक्चुअल सनसेट, कि ये अर्थ है, ये और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहां से ये हमारा हॉरिजन पॉइंट है। तो इस हॉरिजन पॉइंट से ये एक्चुअल सनराइज है, कि जब यहां से सनराइज हुआ है तो जैसे ये वे यहां पर पहुंची, यहां से एटमॉस्फेयर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऑब्जर्व, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, उसे क्या हुआ, ये अर्थ यहां से ये रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्ट होके क्या हुआ कि यहां से ये जैसे लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके हमें कहां पोजीशन लग रही है, अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, कि यहां पर जो पर्सन है उसको क्या दिख रहा है, ये सन, कि ये एटमॉस्फेयर की लाइट, ये एटमॉस्फेयर है, ये सनलाइट आई, इस एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके इस पर्सन की आईज तक गई। तो जैसे ये एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर से ये आई रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से पोजीशन पर आ गई। तो इसका मतलब जो पर्सन है वो क्या हुआ कि पर्सन हमें, जो यहाँ पर बैठा हुआ पर्सन है उसे क्या दिख रहा है, सनराइज हो गया। इट मीन्स कि जो सनराइज है वो बिफोर 2 minutes अर्लियर हमें लगता है। Now the next is now why could appear white, कि जो क्लाउड है, why cloud appear white, कि जो क्लाउड्स है वो हमें white क्यों दिखते हैं। The size of water droplet is very large, has scattered all wavelength of light almost equally, कि जो वाटर ड्रॉपलेट की जो साइज है वो कैसी होती है कि वेरी लार्ज है, तो वो क्या करती है, स्कैटर्ड ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट एट ऑलमोस्ट इक्वली, वो सभी लाइट की वेवलेंथ को इक्वली स्कैटर कर देती है। नाउ एंड व्हाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ब्लू क्यों दिखता है, द मॉलिक्यूल ऑफ एयर इज अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर than the wavelength of visible light, since the blue has shorter wavelength than red, hence it will scatter the most, कि जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ कम होती है तो वो क्या कर दिया जाता है, पार्टिकल्स से स्कैटर्ड कर दी जाती है, और जो अदर लाइट्स है जैसे रेड है, ऑरेंज है, उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है तो वो इतनी ज्यादा स्कैटर्ड नहीं कर पाते। ओके, तो दिस इज द रीजन कि जो स्काई है वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है। थैंक यू।